मेहंदी की खुशबू चार सौ फैली हुई थी और मेहंदी के गानों ने माहौल को चार चांद लगा दिए थे। और इन सबसे अलग थलग अनाया दूर खड़ी सबको खाली खाली नजरों से दिख रही थी। सुनाया उसकी जुड़वा बहन थी जिसकी आज मेहंदी थी। उसकी आंखों की चमक अनाया को हर तरफ महसूस हो रही थी, जो अब अनाया के बर्दाश्त से बाहर होने लगी। अरे अनाया आपी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आए आप ही मेहंदी लगवाएं। सनम ने उसे गुमसुम देखा तो उसके पास चली आई। मुझे मेहंदी लगाने का कोई शौक है। ओहो, अनाया पे मेहंदी लगाना तो हर लड़की को पसंद है। और एक बात बताऊं, सुलेमान भाई को भी मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद है। सनम ने बहुत प्यार से अपने भाई का जिक्र किया, जो अनाया को एक आंख ना पाया। और अनाया का मंगेतर था। हाँ तो क्या करूं? उसके करख्त लहजे पर सनम की मुस्कुराहट एक पल को सिमट गई। तुम जाओ, जब मुझे मेहंदी लगाना होगी तो मैं लगा लूंगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। अनाया ने अपना लहजा नरम बनाने की कोशिश की, लेकिन बना न सकी। सनम खामोशी से अंदर चली गई, जबकि अनाया वही खड़ी रह गई। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि जिसके साथ दिल जोड़ा उसके साथ नसीब नहीं जोड़ा, और जो नसीब में था वो दिल में ना था। अनाया की आंख का एक कोना भीग गया तो दूर बैठी सुनाया को एकदम झटका लगा और इसकी आंखें उठी, सीधा अनाया पर जा ठहरी। वो दोनों जुड़वा होने की वजह से एक दूसरे का दुख सुख फौरन जान लिया करती थी। एक को तकलीफ होती तो दूसरी बहन फौरन जान जाती, चाहे दुनिया के जिस कोने में भी हो। अनाया, सुनाया ने उसे पुकारा तो वो चौंकी। तुम रो रही हो? वो सिर्फ 5 मिनट ही उससे बड़ी थी, नहीं तो। अनाया ने अपना चेहरा अशाश बशाश बनाने की कोशिश की। तुम मेरी वजह से उदास हो रही हो कि मैं चली जाऊंगी? तो तुम मेरे बगैर कैसे रहोगी? वो मोहब्बत से उससे पूछ रही थी, जबकि अनाया उसे बस देखती रह गई। प्लीज अनाया, यूं उदास ना होना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। अगर उदास नहीं देख सकती तो मेरे और उसामा के रास्ते से हट जाओ। मुझे मेरी मोहब्बत लौटा दो। अनाया ने दिल ही दिल में उससे सुनाया था। तभी किसी की पुकार पर सुनाया अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि अनाया ने तनफ्फुर से सनाया की पुश्त को देखा। यार सारे आ गए, ये साहिल भाई कहाँ रह गए? अरमान इस वक्त एयरपोर्ट पर काफी देर से खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन साहिल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरमान अपने वालिद को कॉल करके पूछने वाला था कि अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करते हुए पलटा। साहिल पूरे जाहो जलाल और शान से अरमान के बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ, मध्यम सी स्माइल पास कर रहा था। अरमान ने आगे बढ़ते साहिल को गले लगाया। साहिल भाई, कब से नजर आपको ढूंढ रही है। लंदन से आने वाली फ्लाइट का हर मुसाफिर आज मैंने देखा, सिवाय आपके। अरमान हमेशा की तरह वैसे ही हंसता मुस्कुराता अपनी कहीं जा रहा था और साहिल खामोशी से उसे सुने जा रहा था। गाड़ी घर की राह पर गामजन थी। हवेली पहुंचते ही अरमान खुद ही गाड़ी से साहिल का सामान निकालने लगा। वैसे साहिल भाई, अगर आप ना आते ना तो शादी का मजा ही ना आता। अभी तो सबका अंदाज देखना, सब आपको यूं अचानक देखकर जो सरप्राइज होंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। वो सामान बाहर लगता साहिल को की खामोशी नोट कर रहा था। क्या बात है साहिल भाई, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? क्यों, कुछ बोल नहीं रहे ना? अरमान, शफीक साहब, अगर आप कुछ बोलने का मौका देंगे तो हम भी कुछ अर्ज कर सकेंगे ना। साहिल मजाक के मूड में आता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तो वो धीमा से मुस्कुराया और दोनों अंदर की जानी पड़ गए, जहां शादी की तैयारियां अरूज पर थी। आज मेहंदी की रस्म थी, सभी मेहंदी पर जाने के लिए तैयार हुए खड़े थे, जबकि मिसेस साइमा रफीक की आंखों में आंसू थे। आप नहीं जानते कितना याद करती हूँ मैं अपने साहिल को देखने के लिए, तरस गई हूं मैं। और उसके बारे में बात वो कर ही रही थी, जो अंदर आ रहा था। ये ले, देख ले अपने बेटे को रच रच के। अचानक साहिल की आवाज पर मौजूद सब लोग चौंके। मुस्कुराता हुआ रोशन चेहरा, ब्लैक ड्रेस में मलबूस, बाहें फैलाए, वो माँ को ही दिख रहा था। साइमा रफीक को यकीन न आया कि वाकई उनका साहिल उनके सामने खड़ा है। साहिल ने आगे बढ़कर माँ को गले लगाया और माथा चूमा, तो अब बकायदा वो रोने लगी थी। मम्मा जान, प्लीज इस तरह मत रोए, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। साहिल ने उनके आंसू पूछे और प्यार भरी धमकी दी, तो साइमा रफीक उसके कंधे पर हल्की सी चिप लगाई और मुस्कुरा दी। उन्हें अपने तीनों औलादों में सबसे ज्यादा साहिल प्यारा था। अगर माँ बेटा एक दूसरे से मिलकर फारिग हो गए हो तो हमसे भी मिल लो। मिस्टर रफीक की आवाज सुनता वो बाप के बगल गिर हुआ और सबसे मिलने लगा। कुछ पल के लिए तो सब बोल ही गए कि वो मेहंदी के फंक्शन पर जा रहे हैं। अनाया, मैं बाद में बात करता हूँ, तुमसे अभी सब वेट कर रहे हैं मेरा। अनाया तो मुसलसल उसामा को कॉल कर रही थी। अल्लाह हाफिज करते वो धीरे से उसे बोला, बाद में कब उसामा, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अनाया ने उसे धमकी दी और फोन बंद कर दिया। उसामा उसकी बात सुनता दंग रह गया। उसकी धमकी काफी कारगर साबित हुई। अगर अनाया उससे मोहब्बत करती थी तो उसामा भी वालहाना अंदाज में उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मम्मी बचपन से ही सुनाया से हो चुकी थी, जिससे वो चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। अब जबकि मेहंदी और कल बारात था तो कैसे सबको मना करता। अजीब शशो बंच में पड़ गया था।
تھکے ہوئے قدموں سے وہ باہر آیا. پھر ڈریسنگ روم سے اسے کہکوں کی آوازیں سنائی دی اور اسی لمحے ساحل کی نظر اسامہ پر پڑی. اسامہ بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا. ساحل بھائی. وہ خوشی سے اس کی جانب لپکا. ساحل نے کھڑے ہوتے اسامہ کو گلے سے لگایا. بھائی آپ اچانک آگے, اتنا بڑا سرپرائز. اسامہ بہت خوش ہو رہا تھا. دیکھ لو بھائی کی شادی اور میں نہ آتا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش تھے اور سب مہندی لے کر جانے کی تیاری میں کھڑے ہوئے تھے. اتنی دیر ہو گئی, خدیجہ بیگم فون تو کرے, بہن کو کب تک پہنچیں گے وہ؟ سجاد حسین نے فکر مندی سے پوچھا. پریشان نہ ہو, میری بات ہو گئی ہے, بس نکل چکے ہیں اور پہنچنے والے ہوں گے. خدیجہ بیگم نے اپنے اطراف نظر دوڑائی. گھر کے بڑے سے لان میں مہندی کا فنکشن ترتیب دیا گیا تھا. لے آ گئی آپ کی بہن بھی. سامنے ہی رکیہ پھپھو آ رہی تھی. ان کے آتے ہی خدیجہ بیگم مسکرا دی. بہت بہت مبارک ہو بیٹی کی مہندی کی. کیا بات ہے آپا, آپ مہمانوں کی طرح آ رہی ہیں, آپ کو تو صبح ہی یہاں ہونا چاہیے تھا. سجاد حسین نے اپنی بڑی بہن سے گلہ کیا. آنا تو تھا لیکن بس طبیعت خراب تھی, اس وجہ سے سنم کو بھیج دیا. ساتھ ہی احسان بھی جتایا, جبکہ خدیجہ بیگم اپنا پہلو بدل گئی. اچھا اندر چلے نا. انہیں وہاں سے لیتی ہوئی اندر بڑھ گئی. سجاد حسین رکیہ پھپھو 2 ہی بہن بھائی تھے. سجاد حسین کی 3 اولادیں تھی. سب سے بڑا ابو بکر جس کی شادی شانزے سے ہوئی تھی, اور ان کی ایک بیٹی تھی ردا پاک, جبکہ سنایا اور انایا دونوں جڑواں تھی اور ابو بکر سے 5 سال چھوٹی تھی. خدیجہ بیگم نے سنایا کا اپنی بہن سائمہ کے گھر رشتہ طے کیا تھا, تو انایا اپنی پھپھو کے گھر سلیمان سے رشتے میں منسلک تھی. یہ بچپن کے رشتے تھے جو اب مکمل ہو رہے تھے. دلہے والے مہندی لے کے آگے ہیں, چلو آ جاؤ. سب لڑکیاں استقبال کی تیاری کریں. شانزہ نے سب کو باہر بلایا اور سنایا کو گھونگھٹ اڑا دیا. وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. اللہ نصیب اچھی کرے, آمین. اس کی بابی تھی اور اس سے بہت پیار کرتی تھی. دوستوں کی طرح ہنسی مذاق بھی کرتی تھی. بڑی بہن بن کر اکثر سمجھایا بھی کرتی تھی. غرض سنایا نے جو چاہت انایا سے چاہی وہ شانزے بابی نے اسے دی تھی, جبکہ انایا اور شانزے بابی کی آپس میں کمی بلتی تھی. انایا کی کچھ عادتیں شانزے کو پسند نہ تھی, خود پسندی اور خاص کر ضدی پن. اس سب کے باوجود سنایا کو اپنی بہن بہت عزیز تھی. شانزے باہر آئی تو ایک رونق سا سما تھا. پورا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. یا اللہ ایسی روشنی سنایا کی زندگی میں بڑھتے, آمین. زیر لب دعا کرتی شانزہ کو احساس ہوا کہ ابو بکر اس کے پاس ہے. اس کی دعا کے آگے آمین بولا. شانزی چونک کر پلٹی اور ابو بکر کو محبت پاش نظروں سے دیکھا. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں, نظر لگانے کا ارادہ کیا؟ شانزی نے مسکراتے ہوئے شوہر سے کہا. بالکل نہیں, نظروں سے اپنی خوبصورت بیوی کو نظر اتار رہا ہوں کہ اسے کسی کی نظر نہ لگے. اس کے تھوڑا سا قریب ہوتے پیار سے کہا تو شانزی جھینکے. اس وقت باہر دلہے والوں کا خوب استقبال ہو رہا تھا. اسامہ سے زیادہ سب ساحل کو پروٹوکول دے رہے تھے. اسامہ نے رخ بدلا تو اتنے میں چھت کی سیڑھیاں چڑھتی نظر انایا پر جا ٹھہری, جو آنکھوں کے اشارے سے اسے بلا رہی تھی. وہ بھی وہاں سے بہانہ کرتے اٹھتا چھت پر جا پہنچا. اے جان. اسامہ نے انایا کو پکارا تو وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے. اسامہ تڑپ کر آگے بڑھا تو انایا سیدھا اس کے سینے سے جا لگی. اسامہ کو ایک دم حیرت کا شدید جھٹکا لگا. انایا نے اس نے ہمیشہ ایک فاصلہ بنا کر رکھا تھا. بھلے دونوں دیوانہ وار ایک دوسرے کو چاہتے تھے, لیکن اپنی حد کبھی کراس نہیں کی تھی. آج پہلی بار وہ یوں اس کے قریب آئی. کیا ہوا, اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے آنسو مجھے کمزور کر رہے ہیں. اسامہ بے بسی سے بولا. کیا تمہیں پتا نہیں میرے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ انایا نے سر اٹھائے تیز لہجے میں کہا. اچھا رو تو مت, تمہارے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے. اسامہ پلیز رک جاؤ, تم شادی سے منع کر دو پلیز, میں نہیں سہن کر پا رہی. وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پوٹ پوٹ کر رو دی. انایا فار گاڈ سے کیا ہو گیا ہے, تم رونا بند کرو, ہم پھر بات کرتے ہیں. اسامہ اسے سمجھانے لگا. نہیں پہلے تم کہو تم یہ شادی نہیں کرو گے. انایا نے ضدی انداز اپنایا. تم بھول رہی ہو, اس شادی کے لیے تم نہیں مجھے مجبور کیا تھا. تمہارے کہنے پر میں یہ شادی کر رہا ہوں. یہی ہمارا پلان تھا, بھول گئی؟ پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ ہاں کہا تھا میں نے, مجھے لگا یہ سب کچھ آسان ہوگا. تم سنایا سے شادی کے بعد اسے کچھ عرصے بعد طلاق دیتے اور پھر مجھ سے نکاح کر لیتے, لیکن نہیں, تمہیں کسی اور کا ہوتے میں نہیں دیکھ سکتی. اسامہ اس کا ہاتھ تھامے وہ شدت سے بولی. میں نے بھی تم سے یہی کہا تھا, لیکن تم نے میری بات نہیں سنی. اب جب کل نکاح ہے, سارے مہمان اکٹھے ہو گئے, میں کیسے کہہ دوں میں یہ شادی نہیں کر سکتا؟ تم نے مجھے پھنسا کے رکھ دیا ہے. اسامہ بری طرح پریشان ہوا. تم منع کر دو, بلکہ ایک کام کرتے ہیں, ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں. جب ہمارا نکاح ہوگا تو کوئی بھی سنایا سے تمہیں نکاح کرنے پر مجبور نہیں کرے گا. انایا نے اپنی نئی پلاننگ بتائی. تمہیں کیا لگتا ہے کل نکاح ہے اور سب لوگ اکٹھے, میں کیسے سب سے چھپ کر تم سے نکاح کر کے واپس تمہیں یہی لیا؟ یہ سب کرنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے
दोनों खानदान हमें माफ कर देंगे? उसामा ने उसे हकीकत से रोशनास कराया। तो पागल होने को थी। तो फिर तुम ही बताओ क्या करे, क्योंकि मैं एक बात तुमसे तय है कि तुम सनाया से शादी तो नहीं करोगे। अनाया ने उसे अब की बार सख्त लहजे में कहा। कुछ पल के लिए दोनों ही खामोश हो गए। फिर एक काम करते हैं, भाग जाते हैं। अनाया की बात पर उसामा ने हैरत से उसे देखा। निकाह करेंगे और फिर ये शहर छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अनाया, सिर्फ शहर नहीं, हमें अपनों को भी छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप बहन भाई सबको। क्या रह लोगी उनके बगैर? उसामा ने तेज लहजे में पूछा। हाँ, रह लूंगी। माँ बाप तो औलाद के दिल का हाल समझते हैं ना, लेकिन किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, ना ही मैं किसी को नजर आती हूँ। उन सबको तुम्हारे लिए सिर्फ सुनाया ही क्यों दिखाई दिए? अनाया बहुत बुरी तरह बदजन हो चुकी थी। अनाया, सोच लो, सब कुछ पीछे छूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसामा, तुम डर रहे हो? उसकी आंखों में झांकते हुए उसने पूछा। उसामा ने सरनफी में हिलाया। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम पहले भी ये कहा था, तो ठीक है, अब भी मैं यही कह रही हूँ कि मत करो शादी और मुझे ले जाओ यहाँ से, जहां चाहे ले जाओ, मुझे तुम चाहिए। अनाया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। उसामा को सीढ़ी पर कोई हेला सा महसूस हुआ, तो चौंक कर पीछे की जानिब देखने लगा, पर वहां कोई नजर न आया। अनाया, मुझे नीचे जाना होगा, कोई ऊपर ना आ जाए। और हाँ, तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ, और यकीन रखो जैसे तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। याद रखना उसामा, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। अनाया ने खुद पर जब्त करते हुए कहा। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तुम मेरी हो, ऐसा सोचना भी मत। उसामा उसे उम्मीद का दामन थमाता हुआ नीचे उतर गया। साइमा, साहिल कब वापस आया पाकिस्तान? दोनों बहनें एक साथ बैठी तो खदीजा बेगम ने बहन से पूछा। साइमा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आन ठहरी। साहिल, उसने तो आज अचानक आके सबको अचानक सरप्राइज कर दिया। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। खदीजा बेगम मुस्कुरा दी। अरे, ये भी कोई कहने की बात है? भले वो बहुत अरसा हमसे दूर लंदन में अपने मामू के पास रहा है, लेकिन वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करता है। उनके लहजे में साहिल के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। साइमा, तुमने भी तो उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है ना, कभी उसको माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। और तुम्हारी साहिल से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। खदीजा बेगम ने वो बात कर दी। इसे सुनकर साइमा बेगम का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। क्या हुआ, ऐसा क्या देख रही हो? आपा, इतने साल गुजरने के बाद भी मुझ पर सुतेली माँ या सगी माँ का लेबल क्यों लगा है? मैं ना तो सुतेली हूँ ना सगी, मैं तो बस माँ हूँ, और साहिल मेरी पहली औलाद है। साइमा बेगम का लहजा बीत गया तो खदीजा बेगम शर्मिंदा होगी। अरे, मेरा मतलब वो नहीं था। जानती हूँ आपा, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बदल सकता, चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, लेकिन अपने साथ सुतेली का लफ्ज नहीं उठा सकती। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। चलो छोड़ो इन बातों को। साहिल तो उसामा से बड़ा है, ना कोई लड़की देखी है उसके लिए। आपा, वो शादी से कोसों दूर भागता है। काफी दफा बोल चुकी हूँ, कोई है नजर में तो बता दे, लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आता। अब की बार वो मुस्कुरा रही थी। जिंदगी ने एक अजीब खेल खेला था। साइमा के साथ पहले शौहर इम्तियाज साहब के साथ उनकी कभी न बनी। सिर्फ 6 माह की शादी रही और तलाक के बाद लेके वापस आ गई, और इन पर तशद्दुद करता था कि इद्दत के बाद रफीक साहब से शादी हो गई, जबकि रफीक साहब की पहली बीवी वफात पा चुकी थी और इनका 2 साल का बेटा था साहिल, जो साइमा बेगम की पहली औलाद बन गया, और उसामा उनकी दूसरी औलाद। सूरज की पहली किरण सबकी जिंदगी में उजाला लेकर आने वाली थी। सभी खुश थे, हर काम निपटाने की तैयारी में लगे हुए थे। गहमा गहमी थी हर तरफ, और शहर का सबसे बड़ा मैरिज हॉल बुक करवाया गया था। तमाम इंतजामात अबू बकर ने संभाले हुए थे। वो गन चक्कर बना हर काम में पेश था, और खदीजा बेगम अपने बेटे को यूं काम करता देख सदके वारी जा रही थी। सुनाया और अनाया पॉलर जा चुकी थी, जबकि शान से घर पर तैयार होने वाली थी। पॉलर आकर अनाया मुसलसल मोबाइल पर ही लगी थी, और सुनाया ने तैयार होकर बस उसे एक दफा सरसरी सा नोट किया। सुनाया, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं घर जा रही हूँ, ज्वेलरी घर बुलाई हूँ, वो लेकर आती हूँ। अरे अनाया, किसी को फोन करके मंगवा लो। सुनाया ने मशवरा दिया। अरे नहीं, मैं खुद रखी है, किसी और को नहीं मिलेगी, तुम आराम से तैयार हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अनाया ने सुनाया को गले लगाया और पीछे हट गई। सुनाया को शक तो नहीं हुआ ना? अनाया उसामा के साथ गाड़ी में बैठी तो उसामा ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, शक तो नहीं हुआ, बस परेशान हो रही थी। खैर उसे छोड़ो, तुमने टिकट ले ली है ना? हाँ जान, ले लिए। 1 घंटा है हमारे पास बस अड्डे पर पहुंचने का, और इससे पहले हमने निकाह करना है। मेरे दोस्त ने सारा इंतजाम मुकम्मल कर दिया है, डोंट वरी। उसामा ने उसे सारी प्लानिंग बताई तो अनाया खुश हो गई। ये गाड़ी किसकी है? दोस्त की, जो हेल्प कर रहा है। मुख्तसरीन जवाब देकर वो गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ गया था। बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन कहीं पे भी उसामा का पता नहीं चल रहा था।
اس کو فون کیا جا رہا تھا لیکن اس کا نمبر بند تھا، اور پھر ایک خط اس کی روم سے ملا جس میں صاف لکھا تھا کہ اسے ثنایا سے شادی نہیں کرنی، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ سائمہ بیگم بری طرح لڑکھڑائی تو اندر آتے ساحل نے ماں کو فوراً سہارا دیا، یعنی جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گیا۔ رات کو جب ساحل نے اسامہ اور عنایہ کی باتیں سنی تو اسامہ کو کافی سمجھایا کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے جس میں دونوں خاندانوں کی عزت مٹی میں مل جائے، اور اسامہ نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس نے عنایہ کے لیے بے وقوف کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ ساحل نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی اور عنایہ کو نہیں، مجھے بے وقوف بنا کے گیا۔ ساحل کو اب سمجھ آنے لگا تھا کہ اب بہت دیر ہو گئی تھی، سب کو اب اس حقیقت کو تسلیم کرنا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں ساحل بھی خود کو ان سب حالات کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ چپ نہ رہتا تو یہ سب نہ ہوتا، اس پہ یقین کر کے سب سے بڑی اس نے غلطی کی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو بارات کا انتظار کر رہے ہیں۔ سائمہ بیگم کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، انہیں تو انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے، ابھی تو انہیں بھی خبر ہو گئی ہوگی کہ ان کی بیٹی بھاگ چکی ہے۔ ساحل کی بات پر سبھی گنگ ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ لاہور کی حدود سے نکل کر اب وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو رہے تھے اور انتہائی خوش تھے، جیسے قیدی جیل سے نکل کر بھاگتا ہے۔ یہی حال اس وقت ان دونوں کا تھا۔ جان، خوش ہونا تم؟ مسز اسامہ نے اس کے کان میں سرکوشی کی، وہ جو باہر کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اسامہ کے قریب آنے پر ایک دم چوکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر اسامہ؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ جانتا ہوں لیکن تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں مسز اسامہ بار بار اسے مسز اسامہ کہہ کر بلا رہا تھا۔ عنایہ سے مسز اسامہ کے یہ سفر گھٹن تو تھا لیکن میں خوش ہوں جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تمہیں پا کر مجھے لگتا ہے میں نے دنیا میں جنت پا لی ہے۔ عنایہ نے دل کی گہرائیوں سے اسامہ سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا، ہمیں نہ پا کر وہ سب جان گئے ہوں گے کہ ہم دونوں۔ اسامہ نے سوچتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے اسامہ، اب ہم ایک ہو چکے ہیں اور ان کی دنیا سے بہت دور آ گئے، اب وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ عنایہ نڈر انداز میں بولی، اس سب میں میرے دوست گلفام نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور میں اس کا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ اس نے مجھے میری محبت سے ملوا دیا، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتا اور ہمارا نکاح نہ کرواتا، ہمیں لاہور سے اسلام آباد پہنچانے کا بندوبست نہ کرتا اپنے فارم ہاؤس پہ، تو ہم کبھی بھی ایک ساتھ نہ ہوتے۔ صحیح کہہ رہے ہو، میں خود بھی گلفام بھائی کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ان کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ عنایہ نے دھیرے سے کہتے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ دونوں تو اپنی دنیا میں گم ہوتے جا رہے تھے لیکن اپنے پیچھے اپنے پیارے اپنوں کو برباد ہی کر ڈالا تھا۔ اس وقت سبھی بڑے رفیق صاحب کے گھر میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ رفیق صاحب نے سجاد صاحب اور ختیجہ بیگم کو اپنے گھر بلایا تھا اور ساحل نے رات کو ہوئی ساری باتیں اس نے جو سنی تھی سب کی گوش گشاد کر دی۔ تصدیق کے لیے سب لوگ اسامہ اور عنایہ کو ڈھونڈا جا چکا تھا لیکن وہ دونوں کہیں نہ ملے۔ اب کیا ہوگا سجاد صاحب؟ وہ آنسو روکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوگا؟ پاک گئی ہے آپ کی بیٹی اپنی بہن کے ہونے والے شوہر کے ساتھ، ہماری جگ ہنسائی کر کے۔ سجاد صاحب کے کندھے جھک گئے تھے۔ سائمہ بیگم اور ختیجہ بیگم دونوں کی آنکھیں اشک بار تھی۔ یہ کیا کیا اسامہ نے؟ اتنا بڑا گناہ کر دیا، ہم سب کا دل دکھا کر۔ سائمہ بیگم ماتھے پر ہاتھ مار کر رو رہی تھی۔ ماما پلیز خود کو سنبھالے۔ ساحل نے انہیں حوصلہ دیا۔ کیسے سنبھالو خود کو؟ ساحل، میں نے اسامہ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، اس نے اپنی مرضی سے شادی کے لیے ہاں کہا تھا، لیکن پھر ایسا کیوں کیا اس نے؟ وہ روتے ہوئے ساحل کے سینے سے لگ گئے۔ ہمارے بچے یوں ہمیں ذلیل و رسوا کریں گے سوچا نہ تھا۔ رفیق صاحب دکھی ہوئے تھے۔ کسی کا کچھ نہیں جائے گا رفیق بھائی، میری ثنایا کی زندگی برباد ہوگی، وہ دکھ سے بولے اور ختیجہ بیگم کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ختیجہ بیگم نے بہن کو جس نظروں سے دیکھا ان کا دل بیٹھ گیا۔ سائمہ بیگم ساحل کا ہاتھ تھامے کھڑی ہوئی اور پھر اگلے لمحے ان کے جو دماغ میں آیا وہ بات پر انہوں نے اگلی جامہ پر ہاتھ دیا۔ پلک چپکتے ساحل اور ثنایا کی شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ ساحل ماں کو انکار نہ کر سکا اور ماں کے چہرے پر اپنے لیے ایک یقین دیکھ رہا تھا اور ماں کی خاطر وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ سجاد صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جائیں سجاد بھائی، ہمارے استقبال کی تیاری کریں۔ ثنایا صرف آپ کی نہیں ہماری بھی بیٹی ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، کبھی اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ ابھی وہ بارات لے کر آئے گے اور دلہا اسامہ کی جگہ ساحل تھا۔ سبھی بہت خوش دلی سے بارات کا استقبال کرنے لگے۔ ختیجہ بیگم نے ثنایا کو گلے لگایا اور رو دی۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بتائیں نا کیا ہوا؟ ثنایا نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا آج آپ کے بابا آپ سے کچھ مانگنے ہیں، بنا کسی سوال کے آپ انہیں وہ دے دیں جو وہ مانگیں گے، آپ انکار نہیں کرنا۔ ختیجہ بیگم اپنی بیٹی کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ امی آپ اور ابو پر میری جان قربان،
खुदा के लिए रोए मत। सुनाया माँ के गले लगकर खुद भी रोती। बेटा, आपके अब्बू का मान टूटा है, आपने उनका मान लौटाना है। खतीजा बेगम की बातें सुनाया को उलझा रही थी, तो समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कुछ ही देर बाद सज्जाद साहब मौलवी के साथ अबू बकर समेत घर में दाखिल हुए। सुनाया सज्जाद बिनते सज्जाद हुसैन, क्या आपको साहिल रफीक वल्द रफीक मुश्ताक से 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त हक में निकाह कबूल है? मौलवी साहब के मुंह से उसामा की जगह साहिल का नाम सुनते सुनाया की जुबान गंग रह गई। उसने माँ को देखना चाहा, लेकिन आंखों में पानी भराया। खतीजा बेगम ने उसका हाथ मजबूती से थामा और दबाने लगी। सुनाया को खामोश पाकर मौलवी साहब ने दोबारा वही सवाल दोहराया और सुनाया ने धीरे से कबूल है कहकर सबके चेहरों पर एक तमानत बिखेर दी। बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना। आंसुओं का गोला हलक में फंस रहा था। अम्मी, उसामा, उसने सवाल करना चाहा, लेकिन उसकी जबान ने साथ न दिया। वो जा चुका बेटा, और उसे भूल जाओ। खतीजा बेगम उसे ये ना बता पाई कि उसामा अनाया के साथ घर छोड़कर चला गया। कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया और मिसेस उसामा की जगह मिसेस साहिल बनकर रुखसत हो रही थी। कितना सुकून है यहाँ। पूरे घर का जायजा लेकर अनाया बेड पर बाजू फैलाकर बोली। उसामा ने अपना और अनाया का बैग एक तरफ रखा, जिसमें वो कुछ रकम जेवरात और कपड़े लाए थे। थक गई हूँ, उसामा ने बहुत मोहब्बत से पूछा। बहुत ज्यादा, अनाया ने अंगड़ाई ली। कुछ मंगवाऊं खाने के लिए? क्या खाओगे? उसामा, सारे रास्ते हम खाते पीते हुए आए हैं, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं। तुम्हें जो खाना है मंगवा लो, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। एक अदा से वो कहती उठी तो उसामा झट उसका बाजू पकड़कर अपने करीब कर गया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसके कान में सरकोशी करते उसके कान की नोक पर नब रखते हुए कहने लगा। सरप्राइज? अनाया अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस कर रही थी। थोड़ा सा वेट करो, फिर खुद ही पता चल जाएगा। बाहर लाउंज में हूँ, वहां पर आ जाना। जैसे ही वो रोड से बाहर निकला, अनाया अपने दिल की धड़कन को संभालते बाथरूम की जानिब बढ़ गई। सुनाया ने शाह हाउस में कदम रखा तो इसका शानदार इस्तकबाल किया गया, लेकिन कोई रस्म अदा ना हुई। एक अनजाना सा बोझ था सबके दिलों पर। साइमा बेगम ने सुनाया को साहिल के रूम में भिजवा दिया और खुद बाहर गार्डन एरिया में आ गई, जहां साहिल काफी देर से मौजूद था। घर में जहां तक बहुत रौनक कल तक थी और मेला था, इस वक्त खामोशी का राज छुपा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि अनाया और सामा कहाँ है। इस वक्त वो अपने बेटे साहिल के पास थी। मामा, आप यहाँ अंदर चले, ठंड है। वो उनके लिए फिक्रमंद हुआ। साहिल, मेरे बहुत बुरा किया है ना, जबरदस्ती, बिना तुम्हारी मर्जी जाने। प्लीज मामा, ऐसा कुछ मत सोचे, जो हो गया सो हो गया। अब बार बार ऐसी बातें करके खुद को तकलीफ ना दे। मेरी खुशी आपकी खुशी। वो इनका हाथ थामे हुए बोला, और मेरी खुशी सुनाए की खुशी में। उन्होंने उससे बावर कराना चाहा, वो अच्छे से समझ गया। वो अपनी माँ को सीने से लगा गया। साहिल बेटा, अपने और सुनाए के रिश्ते को वक्त देना, और आहिस्ता आहिस्ता तुम दोनों को इस रिश्ते की खूबसूरती का और मजबूती का एहसास होगा। मेरी दुआ है कि तुम दोनों के बीच अल्लाह इतनी मोहब्बत डाल दे कि तुम दोनों के प्यार की मिसाल सारी दुनिया दे। आमीन। जॉबलिन साहिल सिर्फ मुस्कुरा ही सका था। उसे कुछ क्या मिलाया कि अब उनको क्या जवाब देता। वो लड़की जिसे कुछ देर पहले उसकी बाई की होने वाली बीवी के रूप में जानता था, अब वो खुद उसकी बीवी बन गई थी, जिसे अभी तक उसने देखा तक नहीं था। गुजरे लम्हों को सुनाया सोचती चली जा रही थी कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सुनाया चौंकती मजीद सिमट कर बैठ गई। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वो लाल और मोतिया के फूलों की भीनी भीनी खुशबू चार सौ फैली हुई थी। साहिल ने एक नजर सुनाया को देखा, जो घूंघट निकाले बैठी थी। मेहंदी से लेकर अब तक की लड़की घूंघट से बाहर नहीं आई। अजीब ही रवाज है। साहिल गहरा सांस भर गया। ड्रेसिंग टेबल की जानी बढ़ा और अपनी कलाई से घड़ी उतारकर टेबल पर रखी। अब तो उसे सुनाया कि घूंघट से ही वहशत होने लगी थी। आप चेंज कर लें और रिलैक्स हो जाए, इतना बड़ा घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। साहिल ने बिना किसी झिझक के तेजी से बोल दिया। सुनाया उसकी तर्ज मुखातिब पर हैरान रह गई, लेकिन उसको अपने जगह से हिलना न देख साहिल का मूड बिगड़ा। मैंने आपसे कुछ कहा है मिस सुनाया, आपका घूंघट उठाने वाला नहीं हूं। ना चाहते हुए भी साहिल कड़वी बात कर गया। वो जाने अनजाने में उसामा को तंज कर गया था, और ये एहसास उसे बोलने के बाद हुआ। पर वो सुनाया का दिल छलनी कर गया। वो फौरन से उठती उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जट से घूंघट उठाती और रोती आंखों से उस बेहिस इंसान को देखने लगी। मुझे भी कोई अरमान नहीं है कि आप मेरा घूंघट उठाए। अगर आप राजी नहीं थे तो आप इनकार कर देते। आपका भाई भाग गया, आप भी भाग जाते। साहिल जो उसके घूंघट हटाने की सहर से बाहर न आया था, सुनाया कि उन जुमलों ने उसे होश में लाकर खड़ा किया। क्या मतलब इस बात का? क्या कहना चाह रही हैं आप? साहिल के माथे पर तेवरी चढ़ी। वही जो आपने सुना। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। कुछ पूछ भी लेते तो मुझ में हिम्मत कहाँ थी इतनी कि मैं इनकार करती। आप अपने भाई की तरह हिम्मत करते, इनकार करते और भाग। शट अप।
साहिल ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सख्ती से उसे टोक दिया और तेज की आलम में सुनाया कि जाने पड़ा कि वो 2 कदम डर के पीछे हटी। आपको ये तो पता है कि मेरा भाई भागा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो भागा किसके साथ है। डायरेक्ट उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। उसके इतने जारहाना तेवर देखते सनाया कुछ बोल ही ना पाए। बोले, चुप क्यों हो गई, दे जवाब। साहिल, जिसने जिंदगी में कभी किसी से इतने गुस्से में बात नहीं की थी, जो हमेशा कूल डाउन रहने वाला बंदा था, वो आज एक लड़की से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। वो कोई और नहीं, उसकी बीवी थी, पहली रात की दुल्हन, जिसमें वो पहली रात की गुस्सा कर रहा था। दिल का गुबार था कि निकल ही नहीं रहा था। मुझे क्या पता कि किसके साथ भागा है। साहिल के कदम वैसे ही आगे बढ़ रहे थे और सुनाया के पीछे, और वो दीवार में पीछे जा समाई। साहिल उसके बहुत करीब आते रुक गया। दोनों खामोश थे, दोनों की नजरें बातें कर रही थी। सुनाया के दिल की धड़कन जलथल हो रही थी। पहली बार उसके इस कदर करीब आया था और साहिल वो जो उसे कहने ही वाला था दूसरे पल भूल गया। इतना मुकम्मल पाकीज़ा हुस्न उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो बार बार पल के छिपाती सीधा साहिल के दिल में उतरी जा रही थी। एक अजीब सी कशिश थी जो साहिल को उसकी तरफ खींचे जा रही थी। उन लम्हों की जिद में आते हुए सनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। साहिल के लब उसकी होंठों के पास आकर रुके, लेकिन सुनाया की बंद होती आंखें देख साहिल वापस से होश में आया तो झटके से पीछे हटा। बालों में हाथ फेरते खुद को नॉर्मल जाहिर करते धीरे से आंखें खोली तो साहिल उसे काफी दूर खड़ा नजर आया और एक नजर वो सुनाया को देखता बाथरूम का रुख कर गया। कुछ ही देर बाद वो ड्रेस चेंज करता हुआ बाहर निकला। अब उसने टी शर्ट के ऊपर लेदर की जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी, जैसे कहीं जाने की तैयारी में हो। सुनाया को नजरअंदाज करता साहिल ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करने लगा। आप कहीं जा रहे हैं? ना चाहते हुए उसने पूछ ही लिया। शूज पहनते एक लम्हे को साहिल के हाथ थमे, लेकिन अगले ही पल वो लापरवाह हो गया। मुझे आने में देर हो जाएगी, आप सो जाइएगा, साहिल ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाया। पर आपने अपनी बात मुकम्मल नहीं की है, साहिल पलटा। सुनाया चलती हुई उसके पास आ रुकी, सीधा उसके सीने से जा टकराई। साहिल ने उसके कमर में हाथ डालते उसे पीछे गिरने से बचाया, जो बारी लहंगा पहनते हुए उसमें लड़खड़ा गई थी। सो जाए, सुबह बात करेंगे। साहिल अब जरा नरमी से बोला था। उसका लहजा बदल गया था। वो इतनी सादा और मासूम थी कि वो चाहकर भी उस पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था। उसके जाने के बाद सुनाया बस सोच में डूबी कि आखिर साहिल कहना क्या चाह रहा था। वो इस वक्त सड़क पर भागे चली जा रही थी। उसने कुछ भी करके अपनी इज्जत बचानी थी। वो रोते हुए एक घर के खुले गेट के अंदर दाखिल हो गई। प्लीज प्लीज मेरी मदद करे, मैं मजबूर हूँ। वो रोते हुए सामने खड़ी औरत के आगे हाथ जोड़ के। दुल्हन के लिबास में उसे देखते रानिया बेगम की आंखें चमकी, जैसे शिकारी खुद शिकार के आस पास आन पहुंचाओ। रशीदा, दरवाजा बंद कर लो, यहाँ आओ लड़की, और हमें अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? रानिया बेगम ने उस लड़की से मोहब्बत भरे लहजे में पूछा तो रोते हुए उन्हें अपने बारे में बताती चली गई। उस रात रानिया बेगम ने उस लड़की को पनाह दी। वो एक एनजीओ चलाती थी, लड़कियों को पनाह देती थी, और जब उन पर अच्छा खासा एहसान कर देती फिर उन पर सूद समेत वसूल करती। और वो पनाह लेने वाली लड़की फिलहाल ये नहीं जानती थी, पर उसे पनाह मिल गई थी। साहिल रात को वापस लौटा। उसकी कजन जीनी लंदन से आई थी, जिसे पिक करने वो एयरपोर्ट गया था। उसे गेस्ट रूम में छोड़ता वो अपने रूम में आया। सोफे में बैठी सुनाया उसी का इंतजार कर रही थी, जबकि वो ड्रेस चेंज कर चुकी थी। आप सोई नहीं अभी तक? जैकेट उतार के एक तरफ रखता वो करा के रह गया। आपको ये चोट? उसके बाजू पे बैंडेज बंदी देख को तरफ कर उसकी जानी पड़ी। ठीक हूं मैं, डोंट वरी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो उसका इतना क्लियरिंग अंदाज देख हैरान रह गई। आपको एहतियात करनी चाहिए थी ना, आप जानते हैं खाला की जान है आप पे, उन्हें पता चला तो? उन्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए, सुनाया उसकी बात काटते हुए बोला। आप प्लीज क्लियर करें। वो धीरज से कहती हुई उठ गई। बिस्तर पर सो जाए, वहां काउच पे सोने की जरूरत नहीं है। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए बोला था। इट्स ओके, मैं वहां। सुनाया, मैं बार बार एक बात कहने का आदी नहीं हूँ। बेड पर आ जाए और लाइट्स ऑफ कर दे प्लीज। वो तकिए पर सर रखता हुआ आंखें नीचे हुए बोला तो चुपचाप लाइट्स ऑफ करती उसके साथ जाकर लेट गई। दिल की धड़कनें भी तेज हुई थी। महरम था वो, उसकी हमराही अल्लाह ने उसे अदा की थी। वो सब सोचे झटकती आंखें नीचे सोने की कोशिश करने लगी। वलीमे की तकरीब में तकरीबन सभी को पता चल गया था कि दुल्हा बदल गया है, वरना एक दिन पहले सहरे ने राज ही रख दिया था। पर आज सभी साहिल को दुल्हे के रूप में देख दंग रह गए थे, खासकर वो जीनी जो आई तो साहिल के भाई की शादी अटेंड करने, पर उसे ही दुल्हा मना देख वो आंखों में नमी भर लाई। साहिल ने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे। वो इस वक्त सुनाया को अकेला पाते उससे अपने दिल का हाल कह रही थी। क्या मतलब?
सुनाया बुरी तरह चौंकी। साहिल, उसने मुझसे वादा किया था कि जब भी उस शादी के बारे में सोचेगा तो इसका इंतखाब मैं होंगी, लेकिन उसने झूठ बोला। मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जीनी आंसू बहाती से स्टेज से नीचे उतर गई थी, जबकि सुनाया के दिल पर एक बोझ आन पड़ा था। क्या साहिल किसी और को पसंद करते थे और मैं उनकी जिंदगी में जबरदस्ती? ओ खुदाया, ये सब क्या हो गया? सुनाया को सही मानों में साहिल के साथ के लिए दुख हुआ था। सब घर वालों से मिली, पर अनाया को सबके साथ ना देखते वो उलझी। भाभी, अनाया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। उसके सवाल पर शांति ने हैरत से उसे देखा, जो ऐसे अनजान बन रही थी जैसे कुछ इल्म ना हो। सुनाया, तुम नहीं जानती कि अनाया कहाँ है? नहीं, वो साफ इनकार करेगी, लेकिन किसी के पुकारने पर शान से एक्सक्यूज करती नीचे उतर गई। अकीब को भी पता चल गया था कि अनाया घर से भाग गई है। उन्होंने बाई के घर जाकर अच्छा खासा बवेला मचाना चाहा, लेकिन सज्जाद साहब ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और वो चुपचाप वहां से बेटी को लेकर निकल गई। वो नाराज होकर गई थी और उनका नाराज होना बनता भी था, पर सज्जाद साहब भी क्या करते, कहाँ ढूंढते अनाया को। अबू बकर अपने दोस्त इंस्पेक्टर शमशेर खान के जरिए पता लगवाने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला था। एक तरफ सुनाया की खुशियों का सवाल था, तो दूसरी तरफ अनाया की गुमशुदगी ने उन सबको परेशान किया हुआ था। लोगों ने जो बातें बनाई वो अलग, हर किसी की बात का जवाब देते वो थक गए थे। वो अपने घरों को वापस लौट आए थे। आपका जख्म कैसा है? सुनाया बाथरूम से निकली तो साहिल को रूम में पाया और उसके पास चली आई। ठीक हूँ, मुख्तसरन जवाब देकर मोबाइल पर किसी से मैसेज पर बात कर रहा था। सुनाया वहीं उसके पास टिक गई तो वो ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ा और अपने जख्म पर बैंडेज चेंज करने लगा। मैं कर दूं? वो इसे पेशकश कर रही थी। साहिल से भी बैग कंधे पर दवा लगाना मुश्किल हो रहा था। सुनाया उठती उसके पास आई और उसकी बैंडेज उतारते उसके जख्म पर दवा लगाने लगी। उसकी बारी मसल्स और मर्दाना खूबसूरती बारती देखते हुए सनाया नजरें चुरा गई थी, जबकि दिल की रफ्तार बड़ी थी। आप किसी और से मोहब्बत करते थे तो मुझसे शादी ना करते? वो दिल में सवाल आया पूछ के। क्या मतलब? वो अपनी शर्ट पहनता उसकी जानिब बढ़ा। वो लड़की जीनी से शादी का वादा करके आपको उसे बीच में राह में आपसे किसने कहा ये सब? उसकी बात काट गया। पता चल जाता है ना। सुनाया को न जाने क्यों दुख हुआ। वो इस बात से इनकार नहीं कर रही थी। काश आपको ये भी पता चलता था कि आपकी बहन और उसामा एक दूसरे में कितना इंटरेस्टेड है। वो भी भरपूर तंज करता मुरा। क्या कह रहे हैं आप? वो एकदम बुरी तरह तेज हुई। उसको जख्मी बाजू से पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा। तकलीफ से साहिल बस उसे देखता रह गया। यही सच है, वो दोनों तल से गायब हैं, भाग गए हैं। तुम सबकी नाक के नीचे एक दूसरे से मोहब्बत के वादे और अहद पैमान लेते हुए, और तुम सब आंख कान बंद किए बैठे रहे। साहिल ने बशगाफ अल्फाज में सब कुछ बोल दिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। साहिल ने फौरन कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से लगाया। वो आंखें नीचे शिद्दत से उसके सीने से लगी रो रही थी। कहने को उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक बहन होकर अनाया ने अपनी बहन के साथ ये सब कर दिया। वो क्या कहती? साहिल ने भी उसे रोने दिया। वो यूं ही खुद से लगाए उसे रखा और बिस्तर पर बिठाते पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। आर यू ओके? उसकी हालत देखकर परेशान हुआ था। वो अपनी आंखें मूंदती सर अस्पात में हिला गई। आप मुझे तलाक? सुनाया? वो इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा के सुनाया सहम गई। उसकी आंखों में खून उतरा था। होश में आप? क्या बोल रही हैं? क्यों दूं मैं आपको? उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ता हुआ खुद से करीब कर गया। मेरी वजह से आप अपनी मोहब्बत से, वो रोते हुए बामुश्किल ही बोल पाई थी, अपने दिमाग से एक खन्नास निकाल दे कि मैंने कभी किसी से मोहब्बत की। किसी ने कुछ भी कह दिया मेरे बारे में और आपने यकीन कर लिया। और माथे पर बल डाले वो पूछ रहा था। ऐसे यकीन ना करो। आपका रवैया, आपका अंदाज बता रहा है कि आप मुझसे दोस्त जबरदस्ती क्या चाहती हैं आप? हाँ? वो आपकी बार उसके आंसू और हिचकियों से जचाया था तो वो रुख फेरते अपने आंसू पहुंच गई। कुछ नहीं, सादा से अंदाज में कहती वो उठ गई, लेकिन अगले ही पल साहिल ने उसकी कलाई थाम ली, उसे अपनी जानिब खींचा। पल भर को दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ। साहिल ने उसकी रोई रोई सूजी आंखों को देखा। बेख्तियार होते हुए उन पर अपने लब रखे तो सुनाया पूरे जी जान से कांपी। उसके जिस्म पर जैसे लर्जा सा तारी होने लगा। सुनाया, अब आप ही मेरा सब कुछ है, ये बात अपने जहन में बिठा ले। अगर दिल में कोई और होती तो आपसे निकाह कभी ना करता। उसे बैकग्राउंड से टेक लगाता उसके गालों पर लब रखा और लड़ते हुए अपने पल के झुका गई। जिंदगी भर उसामा से कभी उसकी सलाम दुआ से आगे बढ़कर बात हुई थी। पहली बार बात हुई भी तो किस्मत से, तो वो उसका शौहर ही था, अपना महरम। और रही बात आपके करीब आने की, वो अब उसका दिल पूरी तरह दरगा गया। वक्त दे रहा हूं आपको इस रिश्ते की नौयत और इसके एहसास को समझने का।
लेकिन आपको लगा कि मैं किसी और से। वो सर झटकता हुआ मुस्कुराए। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। सुनाया ने घबरा कर उठना चाहा, लेकिन साहिल ने वापस उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आप कहाँ जा रही है? उसकी कमर में हाथ डाले खुद से करीब तर कर गया। वो सुनाया से बात ही न बन पाई, लेकिन साहिल उसका शर्माना लजाना देखता बेखुद सा हुआ था। जब वो खुद उसके करीब आ रही थी तो मर्द होकर कैसे दूर रहता। उसकी वो महरम थी, उस पर वो पूरा हक रखता था। रिमोट से कमरे की लाइट्स डिम करता हुआ उस पर साया फगल हुआ। साहिल, आपका बाजू। उसे एकदम फिक्र हुई तो धीमा सा मुस्कुरा दिया। उसकी कमर में हाथ डाले उसे जरा सा ऊपर करते उसकी फ्रॉक के जिप को नीचे सरका गया। सुनाया का तो सांस ही हलक में अटका था। वो अब तक मुकाबिल को देखते ही चली जा रही थी, जो धीरे धीरे उस पर छाता चला जा रहा था। उसके माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर सबकी, तो सुनाया ने अपनी आंखें मीचते उस लम्स को अपने दिल में उतरता महसूस किया। धीरे धीरे साहिल की बेबाकियां बढ़ने लगी थी। सुनाया की मदम सिसकियां सुनता वो सब कुछ भुला बैठा था। उसे सुकून चाहिए था और सुनाया का वजूद इस वक्त उसे बहुत सुकून दे रहा था। उसके लबों पे झुकता हुआ उसकी सिसकियों को अपने होंठों में दबा गया। गहरी सांस भरती उसके सीने में अपने नाखून काट गई। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी। साहिल की शिद्दतों में इजाफा होता जा रहा था। सुनाया उसकी शिद्दत में पूर्ण बिकती चली गई। वो दिल से चाहती थी कि रिश्ता जो उसके माँ बाप ने जोड़ा है उसे दिल से निभाए, और साहिल ने उसे इस कदर मुतासिर किया था कि उसे अपने दिल में बसा चुकी थी। और जब जीनी ने उससे वो सब कहा तो सुनाया का बस न चला कि वो क्या कुछ कर डालती, पर उसे अपना रिश्ता मुकम्मल करना ज्यादा मुनासिब लगा। वो नहीं चाहती थी कि साहिल कभी किसी और की तरफ पड़े। वो साहिल को हर तरह की खुशी देना चाहती थी। उसका पहली नजर का प्यार बन गया था, अनमोल इश्क। उसका महरम था तो वो कैसे प्यार न करती। साहिल उसके सारे खदशे दूर करता उससे अपना चुका था। सुबह की पहली उजली किरण ने उन दोनों को एक दूसरे की संगत की खुशी अदा की थी। साहिल फजर की नमाज अदा करता वापस लौटा तो सुनाया को कुरान पाक की तिलावत करते देखा। उसकी आवाज में बहुत सुकून था और वो उसके पास एक तरफ बैठता उसे सुनने लगा। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। वो आंखें बंद किए उसे सुन रहा था। वाकई अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत बीवी भी थी और इस नेमत को पा चुका था। तिलावत मुकम्मल करते हुए कुरान पाक को चुनती अब गिलाफ में रख रही थी। बहुत प्यारी आवाज है। साहिल ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे देखा। बहुत प्यारा कलाम है, सुना ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। उसके जवाब पर साहिल तो गहरा सांस भरते लाजवाब हुआ। तभी उसके मोबाइल पर उसके दोस्त की कॉल आने लगी। इस्लामाबाद आ सकते हो? मुकाबिल की आवाज सुनता वो सोच में पड़ गया। क्या वो कुछ पता चला उनका? साहिल अपनी जगह से उठता दूर जा खड़ा हुआ। बुरी खबर है, मैं आ रहा हूँ। साहिल के दिल में जैसे हाथ बढ़ा था और फौरन से लाहौर से इस्लामाबाद की फ्लाइट के लिए बुक करवाने लगा। क्या अनाया और सामा का पता चल गया? सुनाया ने दरकते दिल से पूछा। शायद। वो सरसरी सा बोला, मैं अब इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। मम्मा को या घर में किसी को? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वो फौरन उसकी बात काटते हुए बोली। सुनाया, आपका जाना मुनासिब है, प्लीज इनकार मत करें, मुझे ले जाए। वो उसके पास आते उसका हाथ थाम गई तो शेषो पेज का शिकार हो गया। ठीक है, लेकिन घर में किसी को पता न चले। इसे साथ ले जाने पर राजी हो गया। जबकि घर में करीबी दोस्त की शादी का बोलता उस सुनाया को लेकर जा रहा था। साहिल बच्ची ध्यान से जाना, वो अपना और सुनाया का ख्याल रखना। साइमा बेगम ने उन दोनों को दुआओं से रुखसत किया। सुनाया लाइफ में पहली बार जहाज का सफर कर रही थी। जहाज ने जैसे उड़ान भरी, बेख्तियार साहिल का हाथ अपनी गिरफ्त में जमा गई। वो जो उसामा और नाया की फिक्रमंद होता उन्हें सोच रहा था, एकदम चौंका। वो फौरन से सुनाया को अपने बाजू के हिसार में लिया। सुनाया ने शर्मा कर उसकी जाने देखा तो उसकी आंखों में अपने लिए ढेरों मोहब्बतों के दीप दिखाई दिए जो सिर्फ सुनाया के लिए ही थे। अचानक सुनाया और साहिल कैसे इस्लामाबाद चले गए, सब वजह भी जान के अबू बकर को सुकून नहीं हुआ था। उसे लग रहा था जैसे साहिल अनाया और सामा के बारे में जान गया है। उसने तस्दीक के लिए सुनाया के नंबर पर एक मैसेज छोड़ा। तुम और साहिल इस्लामाबाद अनाया और सामा को ढूंढने जा रहे हो ना? हाँ या ना, मैं जवाब देना। और मुझे पता है मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। वो जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकले, अबू बकर का मैसेज पढ़ते सुनाया के कदम रुके। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ? साहिल ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा तो उसने मोबाइल पर आया मैसेज सामने कर दिया, जिसे पढ़ते हुए माथा मसल गया। हाँ लिख दे। वो पल में फैसला ले गया था, लेकिन आपने ना मना किया था ना किसी को भी बताने को। मेरी बीवी सनाया झूठ नहीं बोलती, साहिल ने नरम लहजे में कहते उसका हाथ थामा तो वो आसूदगी से उसे देखने लगी। इस वक्त वो अस्पताल में थे जहां उसामा आईसीयू में था और साहिल का दोस्त फरजंद उसके पास ही खड़ा था। कहाँ से मिला? साहिल की आंखें नम हुई। उसामा की बुरी हालत देख
अपने दोस्त के अपार्टमेंट में था। और अनाया? बेख्तियार सुनाया ने रोते हुए पूछा। वो नहीं मिली भाभी, फरजन ने नजरें झुकाए हुए कहा। मिल जाएगी, डोंट वरी, साहिल ने उसे हौसला दिया। उसामा को होश आ गया था और डॉक्टर से परमिशन लेते वो आईसीयू में दाखिल हुआ, जहां वो अपने भाई को जख्मी हालत में देख बहुत अपसेट हुआ था। ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ सब? वो नम लहजे में बोला। माफ कर दे, मैं बहुत बुरा हूँ। उसामा जख्मी हालत में भी हंस दिया था। उसकी हंसी में छुपा दर्द महसूस करते साहिल तड़पा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप का दिल दुखाया, बददुआ ली, कैसे खुश रहते। उसामा की आंखें नम हुई। माँ बाप कभी बददुआ नहीं देते पागल। उसका माथा चूमते हुए बोला, जिससे उसामा को मजीद तकलीफ हुई। मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं भाई, लेकिन सिर्फ एक दरखास्त है, अनाया को बचा ले। वो हाथ छोड़ गया था। कहाँ है अनाया? उसामा उसे रात हुई सारी बात बता चुका था कि कैसे उसके दोस्त गुलफाम ने उसकी मदद की, निकाह करवाया। फिर उसकी नीयत अब अनाया पर खराब हो गई थी। अनाया को अपनी कसम देकर उसे वहां से बचाने के लिए किस तरह निकाला, जबकि वो खुद भी फंस गया था। फिक्र नहीं करो, अनाया मिल जाएगी, उसे तसल्ली देता बाहर निकला। फरजन, मुकम्मल सिक्योरिटी चाहिए मुझे और गुलफाम को मैं छोड़ूंगा नहीं। साहिल इंतहाई गुस्से में था। डोंट वरी, उसामा की फिक्र न करें, बाकी अनाया को ढूंढने के लिए इस इलाका का चप्पा चप्पा भी छान रहे हैं, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। साहिल इस बात में सर हिलाता सुनाया को लिए बाहर निकला। उसने अपने फ्लैट की जानिब गाड़ी को मोड़ा। सुनाया, प्लीज स्टॉप क्राइंग। वो इसके रोने से अपसेट हुआ था। न जाने अनाया किस हाल में होगी। वो भी अपनी बहन के लिए फिक्रमंद थी और होना भी चाहिए था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो बेख्तियार निगाहें बाहर गई। एक गाड़ी में अनाया दिखाई दी। साहिल वो देखे, ये मौजज़ा ही हुआ था। ये शायद माँ बाप की दुआएं थी जो दिखाएगी। साहिल ने उसका पीछा करते हुए दोस्त फरजन को कॉल की, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था। उसे उस रानिया बेगम से बाजियाब करवाया। शाम तक वो वापस अस्पताल आ गए। अनाया बहन की गले लगकर बहुत रोई। शाम तक उसके पास रही। मुझे माफ कर दो सुनाया, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी, वो बहुत बुरी बहन हूँ, फिर भी आप दोनों हमारी मदद को पहुंच गए। अनाया ने उन दोनों के आगे हाथ छोड़े। अनाया एक बार कह देती, मैं पीछे हट जाती, लेकिन यूं गढ़ छोड़कर कभी ना जाती। इतनी जग हंसाई हुई। माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने वाली औलाद का कभी अच्छा नहीं होता। वो आईसीयू में उसामा को देखते सर झुकाए बोलती रही, सब मेरी वजह से हुआ। उसामा ने मना किया था, पर मैं सबकी कसूरवार, गुनाहगार हूँ, मुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। वो बिलक बिलक कर रो दी थी। तभी अबू बकर वहां पहुंचा। साहिल ने उसे ड्रेस दे दिया था। वो अबू बकर को देख अनाया डर के पीछे हटी। भाई प्लीज माफ कर दे। सुनाया बीच में दीवार बनी, जबकि अबू बकर को गुस्से से बुरा हाल था। सुनाया ने उसे समझाया तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाया, लेकिन अनाया को कुछ भी बुरा भला ना खा तो इसे गले से भी न लगाया। 3 माह बाद उसामा काफी हद तक बेहतर हो चुका था। इस्लामाबाद में साहिल के अंदर इसके फ्लैट में एक सिक्योरिटी में रह रहा था। अनाया भी उसके साथ ही थी, जबकि गुलफाम को पुलिस हिरासत में लेकर चुकी थी। उसामा और अनाया दोनों के बीच एक सख्त मेहरी की दीवार अब कायम थी, जबकि घर में साहिल, सुनाया और अबू बकर सबको उनकी राह में हमवार कर रहे थे ताकि लाहौर वापस आ सके और सबके साथ मिल सके। मिसेस साइमा उन्हें माफ करने के हक में ना थी। वो सख्त खफा थी। वो उसामा से प्यार करती थी, लेकिन उसामा ने जो किया वो फरामोश नहीं वो कर सकती थी। साड़ी पहने वो आईने के सामने खड़ी थी जब साहिल अंदर दाखिल हुआ। लिपस्टिक लगाते उसके हाथ लड़ते थे। वो धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। आज अबू बकर और शांजे की शादी और वर्दा की पहली सालगिरह थी। सभी लेडीज ने साड़ी और जीन्स से ब्लैक टैक्सीडो का थीम रखा हुआ था। वो तैयार हुई और उसके पीछे वो आन खड़ा हुआ। उसकी कमर में हाथ डालते उसका रुख अपनी जानिब किया। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही है। उसकी नाक के साथ नाक रब करता हुआ खुमार उलूद लहजे में बोला। सुनाई की बल्कि शर्माहट से झुक गई। वो अपनी उससे पनाह शर्माती थी। न्यूड लिपस्टिक से सजे उसके लब साहिल को अपनी तरफ बुरी तरह खींच रहे थे। उसके लबों पर झुका कि सुनाया ने मुस्कुराते हुए उसके लबों के आगे हथेली जमा दी। साहिल ने आईब्रो रेस की। मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, आपकी लिपस्टिक की ऐसी की तैसी। वो पहली बार जारहाना अंदाज में उसके लबों को अपनी गिफ्त में लेता शिद्दतें डालने लगा। सुनाया तो बुरी तरह रो गई थी। उसकी उखड़ी हुई सांसों को महसूस करता वो इसके लबों पर अपनी जुबान फेरता पीछे हटा था। साहिल, आपने तो अपने गुलाबी लबों को लाल होते देखकर वो हंसी हुई। मेरे होते हुए आपको लिपस्टिक की क्या ही जरूरत है? वो एक आंख विंक करता हुआ बोला तो उसके सीने पर धीरे से मुक्के बरसा गई। आज रात इस कदर शिद्दत से उसके छाऊंगा, मगर आप हर जगह से ब्लश कर रही हैं। वो बेबाकी से उसके कान में बोला तो मजीद अपना चेहरा उसके चेहरे में उसके सीने में छुपा गई थी।
अनाया और उसामा की अचानक आमद ने सबको कुछ देर के लिए गम कर दिया था। उन दोनों ने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, जबकि उसकी फूफू रकिया अभी भी माफ नहीं कर रही थी। अबू बकर, सुनाया और साहिल ने सबको बराखर मुश्किल मना लिया था। दिल पर कोई उन्हें माफ न कर पाया था, लेकिन औलाद थी, घर से निकाल न सके। सबकी तावीलों में वर्दा को गोद में उठाए उसके दादा जान सज्जाद हुसैन और दादी खदीजा बेगम के साथ केक कट किया गया। अबू बकर शान ने मोहब्बत बाश नजरों से अपनी बेटी को देखा। आई नीड वन मोर बेबी, वो धीरे से उसके कान में सरगोशी करता बोला, तो वो जो मुस्कुरा रही थी एकदम उसकी बात पर जोर की और शर्मा के सर झुका दिया। वो शर्माना नहीं बल्कि बेबी चाहिए। इसकी आंखों में गुर्बत की तलक दिखती उसकी आंखों के आगे हाथ रखी। अबू बकर आप ही सबके सामने वो इसकी घबरा कर देखने लगी। तो बेबी हो मेरा हक है, बच्चे भी तुम्हारे साथ पैदा करूंगा और औलाद भी तुम्हारी मर्जी से, ऐसा नहीं हो सकता। तो चांद से उसे देखते हुए धीमे से मुस्कुराती थी। अनाया रात को कमरे में आती उसामा के पांव वाली साइड पर बैठी उसके पैरों को छूते धीरे से बोली थी। उसामा ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उससे क्यों खफा था वो खुद नहीं समझ पा रहा था। गुनाहगार तो वो खुद भी था। शायद अनाया से दूरी बनाकर उसे खुद को सजा देना चाहता था। वो उठ के पांव जमीन पर रखते हुए बैठा, फिर चेहरे पर हंसलो मिलाल था। माँ ने घर रहने की इजाजत तो दी थी, लेकिन बात खत्म ना कर सके। उन्हें उठाकर लेकर अनाया के कदमों में बैठ गया। प्लीज उसामा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरे वर्गलाने पर, मेरे मजबूर करने पर तुमने ये इंतहाई कदम उठाया, लेकिन मैं मजबूर ना करती तो ये सब करना होता। हम कोई और रास्ता भी निकाल सकते थे, पर मैं बहुत बुरी हूँ। जो चाहे सजा दे दो, सब मिलकर सजा दे, लेकिन मुझे ये परवाह की बिल्कुल नहीं है, मैं मर जाऊंगी। वो हिचकियों से रोते हुए बोली। उसे दोनों कंधों से थामे उसामा ने बिस्तर पर बिठाया। मगर मैं तुमसे नहीं, खुद से खफा। तुमने ना समझी की मैं क्यों अकल से पैदल हो गए थे। उसे नरमी से जी में तसल्ली देता, फिर माफ करने को दौड़ा था। वो इस तरह गुट गुट के जीती रही थी। जाओ, मर जाऊंगी अब, बस रोना नहीं। उसे अपने सीने से लगाया हुआ बोला। अनाया को किसी हद तक यकीन था और अब वो चाहत ना रही थी। ऐसे किसी हद का नॉर्मल भी नहीं होना था। फिक्र मत करना, मैं सबको मनाऊंगी, सबसे माफी मांगूंगी, आखिरी सांस तक। उससे ज्यादा दूर खुद को यकीन नहीं दिला पाई थी। उसकी बात पर उसामा ने इस बात पे सर हिलाया। जिंदगी कुछ लम्हों मुश्किल हो गई थी। जो कुछ अनाया और उसामा ने किया उसके लिए इतनी आसानी से माफी तो नहीं मिल सकती थी। माँ बाप का काम है, जब औलाद को चाहे माफ कर सकती है, उनकी मर्जी लाजमी पूछे। इस्लाम भी पसंद की शादी की इजाजत दे रहा है, लेकिन अफसोस कि बहुत से इलाकों में अब भी पसंद की शादी की नामुरादी गर्दाना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा औरत का निकाह उसकी इजाजत के बगैर न किया जाए, और कुंवारी लड़की से भी इजाजत दी जाए, उसकी खामोशी इजाजत है। और औलाद का भी सही फर्ज है, उसकी खामोशी इजाजत है। और औलाद का भी फर्ज है कि अपने वालिदैन का मुंह न चुकाए और ऐसे काम न करे जिससे उनकी मुकद्दर बंदे हों।